मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं कर रहा, मतलब क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन पेपर आपके पास है, सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेंस पेपर का है, जी मेंस वाले की बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें जब स्विच 1 पे क्लोज होगा क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पर जो ये सर्किट है इस तरीके से, यहाँ पर प्लस कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे कैपेसिटर कनेक्टेड है, प्लस ये रजिस्टर है R1 एंड प्लस ई की बैटरी। तो इसका जो चार्ज है क्वेश्चन के हिसाब से, एज पर द क्वेश्चन, इसमें हाफ चार्ज हुआ है, 50% चार्ज हुआ है, यानी प्लस माइनस हाफ चार्ज जो होगा वो C इंटू ई डिवाइडेड बाई 2 होगा, CE/2। उसके बाद इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और डिस्कनेक्ट करके दूसरे वाले सर्किट से कनेक्ट किया जा रहा है। तो जब इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे यहाँ से और दूसरे वाले सर्किट से कनेक्ट करेंगे, जो नीचे वाला सर्किट है यहाँ पर, इससे कनेक्ट करेंगे जब, तो फाइनल चार्ज जो इसके अंदर मिलेगा, इस कैपेसिटर के अंदर फाइनल चार्ज है, वो फाइनल चार्ज यहाँ पर प्लस CE हो जाएगा और यहाँ पर माइनस CE हो जाएगा। इसका सीधा सा तरीका ये होगा फाइनल चार्ज। जबकि ओरिजिनली इस कैपेसिटर के राइट साइड पर प्लस CE/2 चार्ज था, ये पहले वाला चार्ज था इधर की तरफ, और ये माइनस CE बाद वाला चार्ज है। सिमिलरली प्लस CE अगर बाद में चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, और पहले यहाँ पर माइनस ऑफ CE/2 चार्ज था, ठीक है, बिफोर वाला, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि यहाँ पर कितना चार्ज फ्लो करके आया होगा, यानी इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया होगा कि वो माइनस CE/2 से प्लस CE हो रहा है, यानी कि 3/2 CE चार्ज आया होगा यहाँ पर, ठीक है जी। आफ्टर माइनस बिफोर करके आप निकाल सकते हो कितना चार्ज आया होगा। और उस प्रोसेस में वर्क डन बाय द बैटरी, जब निकालोगे तो वो 3/2 CE इंटू ई यानी ई स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन बाय द बैटरी है। और चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकाल सकते हो, तो बाद में CE चार्ज है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C माइनस पहले वाला चार्ज CE/2 है, यानी इनिशियल चार्ज CE/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, और हीट लॉस उसी मेथड से वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू से। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएगा आपका। इसके बाद है इसमें क्वेश्चन 2 भी है। क्वेश्चन 2 अब एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आप अपने डायग्राम को जरा फोकस करिएगा, ठीक है ना। आप अपने डायग्राम को जब अगर फोकस करोगे तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर वो डायग्राम आप देखो तो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक नीचे की तरफ स्क्वायर बेस करके ऐसे एक रेजिस्टेंस है, इस सारे के सारे रेजिस्टेंस आर हैं। उसके बाद इन चारों से हम लोगों ने एक पॉइंट ओ की तरफ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया, फिर यहाँ से कनेक्ट किया, फिर यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एंड देन फिर यहाँ से भी कनेक्ट किया है, ठीक है। इस तरीके से आपने हर तरफ से रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, 4 रेजिस्टेंसेस। और इसके ऊपर का भी इसके ऊपर भी एक नेटवर्क है, एग्जैक्टली सेम चीज ऊपर की तरफ भी है, एग्जैक्टली सेम चीज ऊपर की तरफ भी कनेक्ट हो रही है। बट मैं वो पूरा अगर दिखाओगे ऐसे करके कि ऐसे ऊपर भी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। और ऊपर भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स टाइप का लगा रखा है, उससे कोई मतलब नहीं होगा आपको, देखो उससे मतलब इसलिए नहीं होगा, और आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, इधर से जो पॉइंट H आ रहा है और प्लस इधर से जो पॉइंट F आ रहा है, इनके बीच में निकालना है। तो इससे मतलब इसलिए नहीं होगा कि ये पॉइंट अगर आप इसको यहाँ से सेपरेट करके देखो, यहाँ से सेपरेट करके देखो, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम जगह पे कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हो आप, इसी सिंगल पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हो। तो अगर सिंगल पॉइंट से आपने ये दोनों वायर्स कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये सब इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल, यानी कि ये जो पूरा सर्किट ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, इस पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज करंट एक ही पॉइंट से जा करके और उसी पॉइंट पर वापस नहीं आ सकता है इस तरह से एट द सेम पॉइंट।
तो ये यूजलेस सर्किट है, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा। इसको हटाने के बाद बचा हुआ जो सर्किट होगा उसको आप रीड्रॉ कर लो। ये जो पॉइंट यहाँ पर है इसको ओ नाम दे दें अगर, ठीक है ना। ये जो पॉइंट ओ है उसके अलावा ये एच, ई, एफ और जी, तो अब आप इसको रीड्रॉ कर लो। इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ये 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएंगे हमें। ये 4 रेजिस्टेंस हो गए जो एच, जी, एफ और ई के पास होंगे, और पॉइंट ओ इसके सेंटर पे होगा। हम इसको 2 डायमेंशन व्यू में दिखाएं तो पॉइंट ओ को आप इसके सेंटर पे प्रोजेक्ट कर दो, और फिर इस तरीके से आप ऐसे रेजिस्टेंसेस लगा सकते हो। आपको एच और एफ के बीच में निकालना है, यानी यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से पॉइंट एफ से करंट को जाना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देखोगे तो ये व्हीट स्टोन सर्किट बन जाएगा, बिकॉज इधर से जाने पर आपको 1:1 रेशियो मिलेगा, इधर से भी जाने पर 1:1 का रेशियो मिलेगा, और इधर से भी जाने पर 1:1 रेशियो। ऐसे में ये वाला रेजिस्टेंस बेकार होगा, ये वाला रेजिस्टेंस बेकार होगा, एंड देन ये 2R/3 का आंसर आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करके सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें ये कह रहे हैं कि कंटेनर है इस तरीके से, इसको एक्सेलरेट कर रहे हो, और पॉइंट ए पर प्रेशर जो है, पॉइंट ए ऑलमोस्ट बॉटम साइड पर है, इसमें लिक्विड भरा गया है, पॉइंट ए ऑलमोस्ट बॉटम साइड पर है। तो यहाँ पर लॉजिक आप ये लगाओगे कि जब इसको एक्सेलरेट करेंगे और पॉइंट ए का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है। देखो ये आपको 3 मीटर दे रखा है, ये आपको 2 मीटर दे रखा है। यहाँ पर इसमें जी इफेक्टिव का कंसेप्ट लगाओ अगर, इफेक्टिव ग्रेविटी, तो इफेक्टिव ग्रेविटी आपको ऐसे मिलेगी, ग्रेविटी जी डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन का सीडो इफेक्ट इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ इस तरीके से आपको जी इफेक्टिव मिलेगा। और याद करिए अगर आपको यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मिल रहा है, यानी कि जो प्रेशर यहाँ पर है पी नॉट, क्वेश्चन के हिसाब से वही प्रेशर पॉइंट ए पर भी है, तो इसको जब ए से मिलाएंगे तो ये लाइन जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में आइसोबार्स जो होते हैं, आइसोबार्स मतलब वो सारे पॉइंट्स जहां पर सिमिलर प्रेशर्स मिलेंगे आपको, सेम प्रेशर वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर होने चाहिए हमेशा। ठीक है, सो ये जो जी इफेक्टिव है, जी और ए का रिजल्टेंट निकाल रहे हो आप, जी और ए का रिजल्टेंट। ठीक है, अब यहां से देख सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा हो तो टेन थीटा की वैल्यू ज्योमेट्री के हिसाब से, टेन थीटा बाय द ज्योमेट्री 2/3 हो जाएगा। और वो टेन थीटा अगर इस ए और जी के रिजल्टेंट से देखा जाए, दैट ए इस तरफ है और जी इस तरफ है, और इस साइड आपको जी इफेक्टिव आ रहा है, तो अगर ये एंगल आप थीटा ले रहे हो तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल भी थीटा होगा और टेन थीटा की वैल्यू a/g हो जाएगी। यहाँ से a फाइंड कर सकते हो कि a की वैल्यू 2g/3 होनी चाहिए इसमें। ठीक है ना, a = 2g/3। हाँ जी अंकुर, 4g/3 तो नहीं आ रहा इसमें, 4g/3 तो नहीं आ रहा, 2g/3। हाँ जी सारा, कोई बात नहीं, नहीं मैच हो रहा तो बात ठीक है, लेकिन जो आंसर है वो यही है, जो तरीका है वो यही लगेगा इसके हिसाब से। ये 2 और 3 दे रखा है, इसके हिसाब से जो भी, अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो यही आंसर है। ठीक है, और एक सेकंड इसमें, सॉरी, ठीक है, हाँ बच्चा ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो 2 मीटर और 3 मीटर है, मिस्टेक हुई है, मुझसे भी मिस्टेक हुई है। 2 मीटर और 3 मीटर जो है ये पहले वाली हाइट है। ठीक है, तो इसको जरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं यार, इसको नेक्स्ट पेज पे देख रहा हूँ मैं। देखो इसमें ये हो जाएगा, इसको हमने ध्यान नहीं दिया कि फ्लूइड में इसमें जो हाइट है वो पहले वाली है। ठीक है, यानी इसमें कुछ ऐसा होगा यार कि अगर एक्सेलरेट करने से पहले इसमें कुछ हाइट होगी, ये याद करिए। अगर ऐसे कंटेनर भरा है हम लोगों ने और ये वाली हाइट हमारी 3 मीटर है और ये वाली हाइट 2 मीटर भरी हुई है, तो एक्सेलरेट करने के बाद लेवल उठता है, एक्सेलरेट करने के बाद ये लेवल उठ करके ऐसे हो जाएगा। और ये क्लास में डिस्कस हुआ है
कि जो लेवल राइज करता है इधर की तरफ उतना ही यहाँ पर फॉल भी करता है, और उसके बाद ये हाइट 4 मीटर हो जाएगी। आई थिंक 4 मीटर या जो भी हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम जब आप इक्वेट करोगे ना उसके हिसाब से। तो ये मानना पड़ेगा आपको कि ये हाइट बढ़ जाएगी, बिकॉज हाफ लिक्विड नीचे आएगा तो ये वाला लिक्विड इधर एकोमोडेट हो जाएगा, इधर एकोमोडेट होने पर लेवल बढ़ जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से 2g/3 की जगह 4g/3 आ जाएगा आंसर फिर फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली लिक्विड होगा, बाद में ये फ्री स्पेस हो जाएगा, मीन बाद में सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। इस तरीके से लिक्विड की सरफेस हो जाएगी ऐसे, और ऐसे लिक्विड हो जाएगा। ये 4 मीटर की हाइट और ये 3 मीटर हाइट। ये आपका इसके परपेंडिकुलर जी इफेक्टिव होना चाहिए, यानी ये चीज, और इससे आप tan थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में ये कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास ऐसे ट्राइंगल है, इसका बेस जो है वो L1 है और ये L2 और L2 साइड से इधर की तरफ। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन α2 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन α2 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन α1 है। ठीक है, वो कुछ टाइपिंग एरर टाइप दिख रही है। और इसमें ये कह रहे हैं कि जो इसकी हाइट है, क्वेश्चन के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इसकी जो हाइट है h, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसकी हाइट का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हो आप कि ये L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन फॉलो कर लीजिए तो 2h इंटू डी एच विल बी ट्वाइस L2 इंटू DL2 माइनस 2L1/4 इंटू DL1। और जो DL2 है वो थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से L2 इंटू α2 इंटू D2 लिख सकते हो, और DL1 को भी थर्मल एक्सपेंशन फॉर्मूले से L1 α1 dt, और क्योंकि h कांस्टेंट है तो ये पूरा फैक्टर 0 कर देंगे क्वेश्चन के हिसाब से, h इज कांस्टेंट। और यहाँ से जो रिक्वायर्ड आपका रेशियो है L1/L2 का वो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हो कि L1/L2 की क्या वैल्यू बनेगी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ठीक है जी, इसको भी देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ध्यान देना। इसमें स्ट्रेट कॉपर वायर है, उसकी लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, करंट गिवन है। देखो इसमें निकालना है फोर्स, फोर्स फाइंड करना है आपको। तो फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप ये लगाओ n इंटू स्मॉल e इंटू वी इंटू कैपिटल ई, जिसमें n को आप कह सकते हो कि ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज हो गया और वी हमारा वॉल्यूम हो गया। दैट मीन्स ये एक तरीके से आप यहाँ पर टोटल चार्ज निकाल सकते हो, और टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड करके फोर्स आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें वॉल्यूम को आप एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ओम्स लॉ से निकालोगे दैट करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। करंट डेंसिटी की जगह पर I डिवाइडेड बाई एरिया, सिग्मा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी और यहाँ पर E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मिल जाएगा आपको I इंटू रो डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पर वॉल्यूम को रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दें। अगर दोनों चीजें रिप्लेस कर दें तो फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। और ये n निकालने के लिए भी उसने कह रखा है, n निकालने के लिए उसने वहां पर आपको कॉपर की डेंसिटी दे रखी है, तो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दैट मीन्स इतने किलोग्राम हो जाएगा, और पर सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब ये हो जाएगा। इसको इसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करोगे आप, मॉलिकुलर मास से डिवाइड कर दें अगर, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर मीटर क्यूब। और इसको फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स। और वहां पर ये कह रखा है कि एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी स्मॉल n की। थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं,
कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट इस तरीके से इसको सॉल्व करना है 6 क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको हमने कई बार डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, जस्ट अ मिनट बच्चे, 1 मिनट। देखिए 7th में इसको भी डिस्कस किया जा चुका है कई बार। यहाँ पर हमने बार बार एक कंसेप्ट डिस्कस करने की कोशिश की है कि अगर कोई m1 पार्टिकल मूव करे यहाँ पर v स्पीड से, और दूसरा पार्टिकल है m2 स्टेशनरी हो, रेस्ट पे हो, और कोलिजन के बाद अगर ये m1 m2 डाइवर्ट कर जाते हैं, m1 m2 अपने अपने डायरेक्शंस में चले जाते हैं, कि जो पार्टिकल m1 है ये इस तरफ चला गया एट सम एंगल थीटा, और पार्टिकल m2 किसी और डायरेक्शन में जाएगा, तो इसमें कंसेप्ट ये लगाना है आपको कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी यहाँ पर v सेंटर ऑफ मास, वो हो जाएगा m1 v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये कोलिजन में कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर पार्टिकल 1 की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालते हो, पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो, तो वो v माइनस v सेंटर ऑफ मास करोगे, और ये सॉल्व करके आ जाएगा m2v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन दोनों का डायरेक्शन राइट साइड होगा, ये दोनों वेक्टर्स राइट साइड की तरफ है। ठीक है, और ये सारा कुछ कोलिजन से पहले की तरफ है, कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद जब ये डाइवर्ट कर जाएंगे तो उसमें एक कंसेप्ट ये लगाते हो, ठीक है, कंसेप्ट एक तो ये लगाते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये कांस्टेंट चलता है, इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी है ये, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मॉडुलस कांस्टेंट चलता है। मतलब पहला वाला टर्म कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल है वो, और दूसरे वाले में कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन बदल जाएगा इसका। यानी कोलिजन के बाद भी पार्टिकल 1 की सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव वेलोसिटी इतनी ही रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल 1 कोलिजन के बाद भी इतनी ही स्पीड पे चलेगा, लेकिन अब वो राइट साइड नहीं चलेगा, ये डायरेक्शन बदल जाएगा सिर्फ। तो फिर हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, अगर मुझे कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जो कोलिजन के बाद होगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लगाओगे। अब इसमें जो v सेंटर ऑफ मास है ये तो आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, नोन, और ये नोन है इन मैग्नीट्यूड प्लस नोन है इन डायरेक्शन, दोनों में, दोनों चीजों में पता है ये। जो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, इसकी वैल्यू तो पता है कि इसकी वैल्यू इतनी ही होगी। हाँ, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन प्रॉपर्टी है, मैं बता रहा हूँ, इलास्टिक कोलिजन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सिर्फ पूरा पूरा जो है वो इलास्टिक कोलिजन की ही प्रॉपर्टी पे आता है, और कहीं नहीं आएगा ये, ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो हर एक कोलिजन में कंजर्व होगी, लेकिन जो ये कंसेप्ट लगा रहे हो वो इलास्टिक कोलिजन का ही है कि जो रिलेटिव स्पीड होती है वो चेंज नहीं होती, हाँ डायरेक्शन बदलेगा। यानी कि ये जो चीज है इसका मैग्नीट्यूड नोन है, डायरेक्शन अननोन है। तो अब क्या करोगे, लॉ ऑफ वेक्टर लगाओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एक वेक्टर बनाओगे जो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसकी वैल्यू पता है, ये वैल्यू m1 इंटू वी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है।
अब दूसरा वेक्टर ये वाला जो सेकंड वेक्टर है, इसके बारे में नहीं पता, इसका मैग्नीट्यूड पता है बट डायरेक्शन नहीं पता आपको। तो मैग्नीट्यूड पता है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम इसको रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में प्लॉट कर सकते हैं, इधर भी। ठीक है जी, आप इसको रैंडमली इधर प्लॉट कर सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो इसको रैंडमली इधर प्लॉट कर दो, वो किसी भी डायरेक्शन में प्लॉट किया जा सकता है। उसको आप चाहो तो रैंडमली इधर की तरफ प्लॉट कर सकते हो, उसको आप चाहो तो रैंडमली इधर की तरफ प्लॉट कर लो। दैट मीन्स कुल मिलाकर के कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप सारी पॉसिबल डायरेक्शंस लोगे तो ये डिस्कस हम लोगों ने किया था, इसका भी रिसेंट वीडियो भी था, एक वीडियो बना के भी अपलोड कर चुका हूँ मैं इसमें, कि इसका जो टिप पॉइंट है उसका लोकस एक सेमी सर्किल आएगा। लोकस ऑफ टिप पॉइंट विल बी अ सेमी सर्किल। और इनमें से जितने भी आप ये मतलब ब्लू कलर वाले देख रहे हो, ब्लू कलर वाले जो वेक्टर्स है वो इसकी वजह से हैं। V1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जिसका मॉडुलस पता है आपको कि मॉडुलस उसका m2v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। m2v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इसका मॉडुलस। डायरेक्शन नहीं पता आपको, तो डायरेक्शन आप गेस कर रहे हो कि इसमें से कोई भी एक डायरेक्शन हो सकती है। और फिर मैंने ये कहा है कि उसमें से अगर आप वो डायरेक्शन चूज कर लो जिसमें इनका रिजल्टेंट इस सेमी सर्किल का टेंजेंट बन जाए, वो रिजल्टेंट जो होगा ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ वन आफ्टर द कोलिजन को। यानी ये वेक्टर आपका v1 है कोलिजन के बाद, यानी कि ये वाला वेक्टर जिधर m1 जा रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, और यही थीटा के मैक्सिमम होने की कंडीशंस भी हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर बाकी जो वेक्टर आपको पॉसिबल दिख रहे हैं उनको अगर आप लेते हो तो जो रिजल्टेंट है वो इससे ज्यादा एंगल पर कभी नहीं आएगा। ठीक है जी, और ये जो वेक्टर है ये v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, यानी इसका मॉडुलस जो है वो m2v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। अब आप चेक कर सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इसके हिसाब से m2v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अपॉन m1v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये कुल मिलाकर के m2 बाई m1 हो जाएगा। और m2 बाई m1 यहाँ पर अगर आप निकालते हो तो इस क्वेश्चन के हिसाब से m2 बाई m1 की जब वैल्यू निकालोगे तो एक ड्यूट्रॉन है और दूसरा वाला पार्टिकल एक प्रोटॉन है। तो ड्यूट्रॉन आकर के कोलाइड कर रहा है प्रोटॉन के साथ, यानी कि यहाँ पर m2 की जगह पर 1 रख सकते हो और ये 2, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम एंगल शुड बी 30 डिग्री। ठीक है जी, इससे रिलेटेड 3-4 और क्वेश्चंस हैं, उसका वीडियो देख लीजिएगा जरूर आप वहाँ पर, क्योंकि इसमें और भी कंसेप्ट होते हैं। एनर्जी ट्रांसफर करने का कंसेप्ट मॉडर्न फिजिक्स के लिए काफी यूजफुल है, और रिसेंटली एनटीए के सैंपल पेपर में भी इसका क्वेश्चन है। एनटीए के सैंपल पेपर में भी सेम क्वेश्चन है यही वाला, और उसमें तो दोनों पार्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, m1 भी चल रहा है और m2 भी चल रहा है, और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि m1 का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा एनटीए के सैंपल पेपर में। इसी वजह से इसका हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था उसमें, कि जो भी चीज एनटीए के पेपर में आ रही है इसका मतलब उनकी नजर उस पर है, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए कभी। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस आ सकता है। देखो, स्पेशल केस ये आ सकता है कि अगर m2 m1 से बड़ा हुआ, क्योंकि ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ये तभी होल्ड करेगा जब m2 लेस देन m1 हो, साइन थीटा। अगर m2 लेस मोर देन m1 का मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, इनवैलिड रिजल्ट हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा, उस केस में जो थीटा है वो आपको 180 डिग्री लेना पड़ेगा मैक्सिमम। क्योंकि देखिए, ये जो दो वेक्टर्स आपने प्लॉट किए हैं ये m2 के प्रपोर्शन में है, यहाँ पर जो टर्म है वो m2 है, बाकी सब चीजें v अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर टर्म आपका m1 है। तो अगर m2 मोर देन m1 का केस लेते हो, m2 इज मोर देन m1, तो ये जो ब्लू कलर वाला वेक्टर है ये बड़ा वेक्टर है, और ये रेड कलर वाला वेक्टर छोटा वेक्टर है। तो यानी कि अगर आप m2 मोर देन m1 वाले केस में जाते हो तो ये अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है तो पार्टिकल 1 की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो इससे बड़ी है, मतलब मैग्नीट्यूड में इससे बड़ी है वो। तो जब वो इसके मैग्नीट्यूड में बड़ी है तो वो वाला वेक्टर इससे अपोजिट जाने पर क्रॉस कर जाएगा, इसको इधर क्रॉस कर जाएगा।
और तब ध्यान से सुनिएगा, तब आपका ये रिजल्टेंट होगा। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये बनेगी, यहाँ से यहाँ तक ये होगा वेलोसिटी ऑफ वन, जो कि एग्जैक्टली 180 डिग्री पीछे की तरफ हो जाएगा। पार्टिकल राइट साइड जा रहा था और उससे पलट करके वो पीछे की तरफ आ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री टर्न बैक कर जाएगा वो। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस केस में तो आएगा 180, मतलब अगर इसी क्वेश्चन में आप पलट दो और ड्यूट्रॉन प्रोटॉन की जगह जाने की बजाय प्रोटॉन आकर के ड्यूट्रॉन को स्ट्राइक करे, प्रोटॉन का कोलिजन ड्यूट्रॉन से होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर 180 डिग्री बन जाता। और ड्यूट्रॉन प्रोटॉन से कोलाइड कर रहा है तो इस पर इसका आंसर 30 डिग्री बन रहा है। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि दोनों ही चल रहे हो, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो इस चीज को, अगर आप लोग ये चीजें ध्यान से समझ पा रहे हो और सुन पा रहे हो, तो कि 2m मास पार्टिकल यहाँ पर v स्पीड पे चले और एक m मास का पार्टिकल यहाँ पर सपोज करो किसी और स्पीड पे चले, ये v1 पे और ये v2 पे, तो मैक्सिमम डेविएशन ऑफ 2m मास क्या हो सकता है अगर ये इलास्टिक कोलिजन है। इसको जनरलाइज करके देखिएगा, और फिर 2m और m नहीं, आप इसको m1 m2 कर लो, एक m1 पार्टिकल है और एक m2 पार्टिकल है, जनरलाइज करिएगा। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर द पार्टिकल m1 कितना होगा, इसको आप अपने लेवल पे ट्राई करना। यही एनटीए का पेपर है। नहीं, प्रथम ब्लू वाला वेक्टर 180 पे ही होगा हमेशा, वो ठीक है, लेकिन अगर हम पहले वाले डायग्राम में जाएंगे ना, फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो, अगर हम फर्स्ट वाले डायग्राम में जाएंगे और 180 डिग्री पे चले भी गए, मान लो, देखिएगा फर्स्ट डायग्राम में अगर आप 180 डिग्री पे चले भी गए तो भी ये वेक्टर तो छोटा है ना, रेड वाले से छोटा है, तो अगर आप 180 डिग्री पे जाओगे भी तो आप यहीं तक आ पाओगे। तो उस केस में जो रिजल्टेंट बनेगा आपका, रिजल्टेंट आपका ये बनेगा, ये इस तरफ। और अगर ये रिजल्टेंट बना तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टिकल m1 कोलिजन के बाद उसी डायरेक्शन में चल रहा है जहां पर पहले चल रहा था, तो ये 0 डिग्री डिफ्लेक्शन हो गया, ये मैक्सिमम नहीं हुआ, फिर ये मिनिमम हो गया, बल्कि 0 डिग्री डिफ्लेक्शन था केस। लेकिन अगर ये ब्लू वाला वेक्टर रेड वाले से बड़ा हो जाए तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी बैकवर्ड हो जाएगी, और तब कह सकते हैं कि पार्टिकल 1 फॉरवर्ड डायरेक्शन से पलट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया। ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, बता रहा हूँ आपको, कि m1 m2 का जो रेशियो है वो डिसाइड करता है कि m1 कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक है जी। और इनफैक्ट अगर आप इलास्टिक कोलिजन की पूरी प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ोगे तो आप ये भी जानोगे, ये भी एक क्वेश्चन है कि m1 m2 के रेशियो से मालूम चलता है कि कोलाइड करने के बाद ये कितने एंगल पे चलेंगे, इनके बीच एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जिसको बोलते हो, डाइवर्जेंस एंगल, जिसका एक स्पेशल केस HCV के अंदर है कि अगर m1 और m2 सेम मासेस हो और ये इलास्टिक कोलिजन हो तो ये दोनों पार्टिकल 90 डिग्री पर डाइवर्ट होते हैं। स्पेशल केस है वो, m1 m2 अगर इक्वल हो और इलास्टिक कोलिजन हो तो ये 90 डिग्री पे डाइवर्ट कर जाते हैं। और इसको भी आप जनरलाइज करना कि m1 m2 इक्वल नहीं है अगर, बट कोलिजन इलास्टिक है, तो m1 m2 का एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कैसे निकालोगे। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप पढ़ोगे तो। चलिए नेक्स्ट पे आइए। ठीक है, 8th क्वेश्चन में जो स्लिट्स हैं, मतलब ये YDAC एक्सपेरिमेंट के ऊपर है कि यहाँ पर दो स्लिट्स हैं S1 S2 और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d जो है वो इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ है लैम्डा। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को ये कंसेप्ट याद है कि नहीं याद है, बट हम लोगों ने ये कहा था कि S1 S2 के बीच में जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, लाइन फ्रॉम S1 S2 बिल्कुल सेंटर पे, तो ये लाइन हमेशा एक मैक्सिमा की लाइन होती है। फिर क्लास में ये डिस्कस हुआ था कि अगर आप यहाँ से लैम्डा अपॉन 4 ऊपर जाओ, मतलब 0.25 लैम्डा ऊपर जाओ अगर, और एक हाइपरबोला बनाओ, तो ये लाइन मिनिमा की लाइन होती है। फिर अगर आप 0.25 लैम्डा ऊपर जाते हो, 0.25 लैम्डा और ऊपर जाओ, तो फिर आपको एक मैक्सिमा की लाइन मिलती है, यानी कि टोटल ये। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कितनी लाइंस मैक्सिमा की होंगी ऊपर की तरफ और कितनी लाइंस मिनिमा की होंगी ऊपर की तरफ। ये सेम कंसेप्ट ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस है। तो यहाँ से 0.5 लैम्डा ऊपर जब जाओगे तो एक मैक्सिमा आएगा,
और उससे फिर 0.5 लैम्डा ऊपर जाएंगे जब यहाँ पर, यानी कि वो पॉइंट S1 आ जाएगा, लेकिन तो पॉइंट S1 काउंट नहीं होगा, यानी एक मैक्सिमा यहाँ पर मिलेगा आपको, एक सेंटर पे मिलेगा और एक नीचे मिलेगा, टोटल 3 मैक्सिमा मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया 8th क्वेश्चन आपका। यार सारे ही क्वेश्चन तुम लोगों ने बता रखे हैं भाई। नाइन्थ वाले में अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और वो एक पोलराइजेशन सीट, क्या है, मेरे को डाउट है क्या कुछ, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए प्रथम उसमें डाउट है, मैं समझ गया आपका जो 8th क्वेश्चन है उसमें मैं भी अभी देख रहा हूँ और मुझे भी डाउट है उसमें, क्योंकि डाउट ये है कि एक तरफ उन्होंने यंग्स एक्सपेरिमेंट लिखा है, तो यंग्स एक्सपेरिमेंट जो था उसके अंदर तो जो मैक्सिमा और मिनिमा थे वो यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देखे जाते हैं, तो स्क्रीन पर तो ये 3 ही मैक्सिमा मिलेंगे आपको, एक यहाँ वाला मैक्सिमम, सॉरी एक ये वाला मिलेगा ऐसे करके, मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है जरूर, ये पॉइंट मैक्सिमा का होगा, लेकिन ये मैक्सिमा ऑन स्क्रीन नहीं है, तो ये 8th क्वेश्चन में डाउटफुल है, मुझे भी डाउट है कि ये नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन पूछ रहे हैं या फिर वैसे ही पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर वैसे पूछोगे 8th क्वेश्चन में तो 5 मैक्सिमास बनेंगे, आउट ऑफ विच 3 ऑन स्क्रीन, तो 3 हमको विजिबल होंगे और टोटल बनेंगे 5। तो यहाँ पर मैं खुद अभी कंफ्यूज हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 5 लिखें या 3 लिखें, क्योंकि लास्ट में इन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वर्ड लिखा है, तो लैंग्वेज के हिसाब से आंसर 3 इसका सही होना चाहिए, जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से आंसर 3 होगा। 9th क्वेश्चन देखो फटाफट, इसमें आई नॉट इंटेंसिटी की अनपोलराइज लाइट है और ये जा करके किसी पोलराइजर से पास होगी, जब ये डिस्कस किया गया है कि पोलराइजर से जब अनपोलराइज पास होती है तो इसे एग्जैक्टली हाफ इंटेंसिटी बाहर आती है। ठीक है ना, यहाँ पर लॉ ऑफ मैलेस काम नहीं करता, लॉ ऑफ मैलेस पोलराइज होने के बाद काम करता है, पोलराइज होने के बाद से। अनपोलराइज किसी भी पोलराइजर से जाएगा तो उसका एक फिक्स रूल है कि वो हमेशा 50% बाहर जाएगा, 50% नहीं जाएगा। ठीक है जी, प्रथम सेम कंफ्यूजन है बच्चा, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज की क्वेश्चंस में हो जाता है कभी कभी दिक्कत की, क्या करना चाहिए इसमें, सही तरीका क्या है। ठीक है, 10th क्वेश्चन भैया क्यों मांग रहे हो, 10th क्वेश्चन जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, सबको पता है कि उसमें रिजोल्यूशन हाई चाहिए होती है, तो हाई रिजोल्यूशन इसका रीजन है बिगर अपर्चर अपर्चर लेने का, हाई रिजोल्यूशन का। ठीक है चलो यहाँ तक रखते हैं, फिर मीटिंग रीस्टार्ट कर ले, ज्वाइन करिए उसमें उसमें फिर से हम लोग करेंगे इसको।